पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों की खुलने की तैयारी। प्री ओपनिंग सेशन में एसजीएक्स निफ्टी से है एकदम सुस्ती के संकेत और साथ ही रुपए की शुरुआत होगी 66 रुपए 20 पैसे। ये था लेवल बुधवार की क्लोजिंग का, क्योंकि गुरुवार को रुपया बंद था, हमारे बाजार खुले थे। शुक्रवार को करेंसी मार्केट बंद था, 2 दिन बैंक हॉलीडे थे। तो आज रुपए की भी शुरुआत होगी लंबे समय बाद, लेकिन उन सब पर फोकस बाद में करेंगे। पहले मानस जायसवाल की टॉप पिक्स आपको बतानी है, काफी देर से वो पेंडिंग है और मानस ने 3 स्टॉक्स पर अपनी राय दी है। सबसे पहले खरीदारी की राय है CESC, कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी। बताए मानस। देखिए CESC माफ कीजिएगा मानस माफ कीजिएगा, हमें माफ कीजिएगा, मैंने आपका नाम लिया। ये पिक एक्चुअली गौरव की है, FNO की पिक्स हमें लेनी है। गौरव बताइए प्लीज। देखिए CESC अगर आप लास्ट कुछ दिनों का अगर ओपनर्स का डेटा अगर देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग देखी गई है, फ्रेश लॉन्ग्स भी बनते हुए देखे गए हैं इसी दरमियान। और जो फ्रेश लॉन्ग्स है वो जनवरी सीरीज में है, तो ये दर्शा रहा है कि निचले स्तरों से जो बाइंग थोड़ी बहुत चालू हुई है वो नेक्स्ट सीरीज की है, तो ये थोड़ा एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अच्छी रैली मिल सकती है। तो ये 550 560 को भी क्रॉस करने की इसमें संभावना है। ट्रेडिंग टारगेट से अगर आप बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप 545 का ट्रेडिंग लक्ष्य के आप बाई कर सकते हैं। छोटा 516 का स्टॉप लॉस। ये मैं फ्यूचर्स के लिए आपको बता रहा हूँ, दिसंबर सीरीज के फ्यूचर्स के लिए 4 डेज का ट्रेड होगा, आई मीन टिल एक्सपायर का ट्रेड हो सकता है। दूसरा जो है वो है सेंचुरी टेक्सटाइल, उसमें आप अगर देखेंगे तो उसमें भी शॉर्ट कवरिंग देखी गई है, एक ब्रेकआउट है, फ्रेश लॉन्ग्स है। ऑप्शन अगर देखेंगे 600 के कॉल ऑप्शन में काफी अधिक मात्रा में ओआई हुआ करता था, उसके दरमियान ही क्लोज हुआ है, 600 के आसपास ही क्लोज हुआ है। तो अगर ये लेवल सस्टेन कर रहा है तो एक 640 तक के आपको इसमें लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग टारगेट ऑफ 625 के लिए आप फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। 588 का इसमें स्टॉप लॉस रखिए। और लास्ट है टेक महिंद्रा, इसमें कंसिस्टेंटली शॉर्ट्स बनते हुए देखे जा रहे हैं हर लेवल पे। 525 से ये काफी अधिक मात्रा में शॉर्ट्स बने हैं, करंट सीरीज में बने हैं, नेक्स्ट सीरीज में बने हैं, तो एक अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशन बनती जा रही है। तो अगर 515 के नीचे का टूटता है तो आपको इसमें 480 485 तक के लक्ष्य इसमें आपको देखने मिल सकते हैं। तो आप 495 का इसमें ट्रेडिंग शॉर्ट बना दीजिए और स्टॉप लॉस रखिए 5 to 6 का। परफेक्ट। चलिए, भारतीय बाजारों की हो चुकी है शुरुआत और प्री ओपनिंग सेशन में आप देखिए, अरे निफ्टी पर 66 अंकों का नुकसान दिख रहा है। ऐसी क्या वजह, कौन सा स्टॉक गिरा है? HDFC 6.5% नीचे और अब निफ्टी 8 अंक नीचे, सेंसेक्स 8 अंक ऊपर है। HDFC बैंक में 2% का नुकसान है, भारतीय 1.5% नीचे, बैंक ऑफ बड़ौदा 4.5% ऊपर, अल्ट्राटेक 2.5% ऊपर। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो प्री ओपनिंग सेशन में एक्शन में दिख रहे हैं। यहां पर शुरुआती कारोबार में 27 अंकों की मजबूती है निफ्टी में और सेंसेक्स 20 अंक मजबूत आपको नजर आएगा। इस वक्त रुपए की शुरुआत भी होने वाली है अब से कुछ सेकंड्स में और आप देख सकते हैं पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। मजबूती के साथ शुरुआत होती दिख रही है। 67 रुपए 13-14 पैसे के आसपास का लो बनाने के बाद रुपए ने शानदार रिकवरी दी है। फेड की बैठक के बाद से लगातार रुपया मजबूत होता दिख रहा है। 18 दिसंबर से वो बरकरार है। रुझान लगभग 1 रुपए की रिकवरी हो चुकी है निचले स्तरों से। आज भी 10 पैसे की मजबूती के साथ रुपए ने शुरुआत की है। 66 रुपए 10 पैसे है ये लेवल आपकी स्क्रीन पर इस वक्त रुपए का। तो ये एक बेहतरीन रुझान वाला माहौल देखने को मिल रहा है करेंसी मार्केट से भी। तो यहां पर पूरी तरह से एक्शन है। लेकिन चूंकि हम गौरव से बात कर रहे थे, गौरव ये बताइए कि ऑप्शन में अगर किसी को ट्रेड करना हो तो आज आपकी क्या राय है, क्या सलाह है, कौन सा ऑप्शन ट्रेड किया जाए? देखिए, अगर किसी को ऑप्शंस में करना है तो जनवरी सीरीज के निफ्टी के 8000 कॉल ऑप्शन में आप खरीदी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वो आपको बेहतर एक अल्फा देंगे। अगर आप आउट ऑफ द मनी कोई भी कॉल ऑप्शन 7900 का लेंगे या 7850 भी लेंगे तो भी आपको उसमें पैसा बनने की गुंजाइश काफी कम है। टाइम वैल्यू इरोजन काफी रैम्पेंट होगा। और सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी। आपको अगर बैंक निफ्टी में भी लेना है तो 17000 का या 17500 का अगले सीरीज का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। लेकिन रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू बाइंग ओनली जैन सीरीज ऑप्शंस। करंट सीरीज में आप फिलहाल बाइंग मत कीजिए। बिल्कुल, तो करंट सीरीज में खरीदारी मत करिए। ये सीरीज एक्सपायर हो जाएगी 31 तारीख को और अगली सीरीज में खरीदारी करने की राय दी जा रही है। लेकिन 2 स्टॉक्स जिन्होंने पिछले हफ्ते काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था अविनाश, वो है IPO वाले शेयर जो लिस्ट हुए थे। डॉक्टर लाल पैथ लैब, आप देखिए 51% ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग, उसके बाद 8% बृहस्पतिवार को एक अच्छी रैली देखने को मिली थी और एलकेम में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। ये बताइए, आज भी मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है क्या? आपका क्या व्यू है इन दोनों ही शेयरों पर? जिनके पास शेयर है उनको क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है हेमंत, दोनों ही स्टॉक्स में जिस प्रकार की तेजी देखी है मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यू होगी, क्योंकि क्लियरली आने वाला जो साल है FY17 रनिंग ईयर तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन आने वाला साल FY17 के लिए भी अर्निंग्स ग्रोथ दोनों ही स्टॉक्स के लिए काफी अच्छी रहेगी। इनफैक्ट कम से कम 18 से 20% की अर्निंग्स ग्रोथ दोनों ही
स्टॉक्स में मुझे लग रहा है आने की एक्सपेक्टेशन है। और क्लियरली जिस प्रकार का रिस्पांस मिला है, काफी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इस आईपीओ में सब्सक्राइब किया है, तो आई थिंक मोमेंटम डेफिनेटली बरकरार रहना चाहिए। ओके, तो ये राय है इस वक्त आपके लिए एल्केम लेफ्टर। हमारे साथ अब कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर अभिषेक गोयनका आईएफए ग्लोबल के, और पूछते हैं कि क्या वजह है रुपए में इतनी मजबूती बनती हुई दिख रही है। अभिषेक, लोगों को डर तो ये था कि फेड जब ब्याज दरें बढ़ाएगा उसके बाद दुनिया भर के बाजारों में करेंसी कमजोर होगी, डॉलर मजबूत होगा। इसके विपरीत तब से लेकर अब तक रुपए में लगातार मजबूती होते हुए दिख रही है, क्या वजह समझते हैं आप? हाँ जी, ये सब तो पहले बात की थे कि बाय द रूमर सेल द न्यूज का कॉन्सेप्ट है। राइट। तो उस समय मार्केट में करीब करीब ₹1 की एक्सपेक्टेशंस हो गई थी फेड के लिए। तो करीब करीब जो पूरी ₹1 की रैली थी वो एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो गई। अब जो रैली के बाद एक बहुत ही नॉर्मल मूवमेंट आई है और अब धीरे धीरे लग रहा है कि अगले साल 2 या 3 बार ब्याज बढ़ेंगे, तो मार्केट उसको प्राइसिंग कर रहा है। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी और करेक्शन अभी रुपए में ड्यू है। 66 के नीचे की लेवल्स हमें नजर आएंगी, बट उसके बाद धीरे धीरे फिर वापस रुपया मंदी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से जो भी लेवल्स हमें मिलती हैं 65, 60, 70, 80 वो लेवल्स पे अपनी अच्छी पोजीशंस बनानी चाहिए इंपोर्टर्स को या पोजीशंस लॉन्ग करने के लिए। एंड ओवरऑल ट्रेंड रुपए के चेंज नहीं है, बट ये शॉर्ट टर्म करेक्शन बरकरार रहेगा। जो शॉर्ट टर्म करेक्शन है अभिषेक, जिसके चलते हम 5 हफ्ते के हाईज पर आज खड़े हुए हैं। हालांकि लोग ये भी कहते हैं कि मंथ एंड में डॉलर डिमांड आती है तो वीकनेस देखने को मिलती है, लेकिन आप देखिए ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये करेक्शन कहां तक जा सकती है, और आप आज के लिए अगर इंट्राडे के लिए आज एक ट्रेड लेना हो रुपए पर तो किस तरफ का लेंगे? देखिए, इस समय रुपए की जो लेवल है वो ना ऊपर के स्तर पे है, नीचे के स्तर पे है। तो इस समय खास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है मार्केट में। और अगर हम लास्ट 10 साल की नंबर्स को देखें तो नॉर्मली दिसंबर में जो ओवरऑल मार्केट समझती है कि रुपया कमजोर होना चाहिए, पैसा बाहर जाता है, किंतु हमने 10 साल के नंबर्स रन करके देखे हैं कि भाई 70 से 80% समय रुपया दिसंबर में स्ट्रांग होता है। तो वही फिनोमेना मेंटेन कर रहा है। और जहां तक रुपए की रेंज का सवाल है, 65, 70, 80 तक के मार्केट्स हम देख रहे हैं, जहां पर शायद हम लॉन्ग पोजीशंस बनाने का अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। ऑलराइट, शुक्रिया आपका अभिषेक इस जानकारी के लिए। आइए, और अब वक्त हो गया है आज के धमाकेदार जैकपॉट स्टॉक जानने का। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो जैकपॉट शेयर लेकर। आशीष, आए बताइए कौन सा स्टॉक है जो आपने आज चुना है और क्या करती है ये कंपनी? देखिए, त्रिवेणी टर्बाइन होगा आज का जैकपॉट शेयर। सबसे पहले तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लीजिए। त्रिवेणी इंजीनियरिंग नाम की कंपनी थी जो इस कंपनी की पेरेंट है। साल 2010 में उस कंपनी से इसे डीमर्ज करा गया था और ये कंपनी आज एक प्योर प्ले टर्बाइन मैन्युफैक्चरर है। इनफैक्ट स्टीम टर्बाइंस, इंडस्ट्रियल टर्बाइंस की सेगमेंट में एक मार्केट लीडर है और 0 से 30 मेगावाट क्षमता तक के जो टर्बाइंस बनते हैं उसमें वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी है। घरेलू बाजार में भी इस कंपनी का 30 मेगावाट तक की क्षमता वाले टर्बाइंस में 65% का मार्केट शेयर है। और मैं देख रहा था कि इन इंडस्ट्रीज कोई कंपनी सप्लाई करती है तो 18 से ज्यादा सेक्टर्स तो मैंने वैसे ही गिन लिए थे। सीमेंट से लेकर शुगर से, ऑयल एंड गैस से, स्टील, फूड, टेक्सटाइल, पेपर, ये तमाम वो इंडस्ट्रीज हैं जिसको ये कंपनी टर्बाइन सप्लाई करने का काम करती है। स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इस कंपनी का बेंगलुरु में, और इनफैक्ट 50 से ज्यादा देशों में 2500 से ज्यादा टर्बाइंस का इंस्टॉलेशन ऑलरेडी ये कंपनी कर चुकी है। और मैं 30 मेगावाट तक के लिए मार्केट लीडर की बात कर रहा था। 30 से 100 मेगावाट जो हाई कैपेसिटी टर्बाइंस होते हैं उस मार्केट में उतरने के लिए इसने जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि अमेरिका की दिग्गज कंपनी थी, उसके साथ 50-50 का जेवी करा है। यही नहीं, ये कंपनी अब आफ्टर मार्केट में उतर चुकी है, यानी कि अपने टर्बाइन कस्टमर्स के साथ साथ दूसरी कंपनीज के जो टर्बाइन कस्टमर्स हैं उनको भी यहां पे 24/7 सर्विस करने का काम करती है। तो एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल इस कंपनी का है। लेकिन ये बताएं आशीष, क्यों पसंद है आपको ये कंपनी? सबसे पहले तो बैलेंस शीट बहुत कंफर्टेबल है। डेट टू इक्विटी 0.1 टाइम का। नेट डेट टू इक्विटी देख लूंगा मैं तो ऑलमोस्ट डेट है ही नहीं इस कंपनी की बुक्स पे। जो तमाम फाइनेंशियल टूल्स होते हैं जिससे हम देखते हैं कि किस तरह की फाइनेंशियल एफिशिएंसी है कंपनी की, किस तरह की शेयर होल्डर्स रिटर्न है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% से ज्यादा के आपको नजर आएंगे। फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कारोबार है इस कंपनी का। कोई कैपिटल रेजिंग की हिस्ट्री नहीं है जब से इस कंपनी का आईपीओ आया था। एक्सपोर्ट मार्केट में तगड़ा फुटप्रिंट ग्रैब करने की कोशिश कर रही है। पिछले 3 साल घरेलू बाजारों के लिए कमजोर होंगे, लेकिन FY12 से FY15 के बीच में इस कंपनी के एक्सपोर्ट में साल दर साल 50% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है।
FY12 में 14% का एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन था, आज इस कंपनी का 40% से ज्यादा आय वहां से आती है, लगातार नए मार्केट्स में घुस रही है और इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स में 20% से ज्यादा मार्जिन्स कमाती है। GE के साथ जो करार हुआ है 30 से 100 मेगावाट की रेंज के लिए, इस कंपनी को टेक्निकल एक्सपर्टीज और ग्लोबल रिकॉग्निशन उसके चलते मिल रहा है, तो उस मार्केट में भी पकड़ बढ़ा रही है। डोमेस्टिक मार्केट ऑफ लेट इन्वेस्टमेंट साइकिल बड़ी कमजोर थी, कैपेक्स साइकिल बड़ी कमजोर थी, लेकिन ध्यान रखें जैसे जो पिकअप होगी भरपूर फायदा मिलेगा इस कंपनी को, क्योंकि इस कंपनी के जो खर्चे हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है लोएस्ट इन द इंडस्ट्री हैं, तो कोई भी डोमेस्टिक डिमांड रिवाइवल का भरपूर फायदा मिल रहा है। इसके अलावा भारत सरकार का जो रिन्यूएबल एनर्जी मिशन 2022 है, कहा जा रहा है अगले 1.5 दशक तक हर साल 375 मेगावाट की डिमांड जनरेट होगी, भरपूर फायदा इस कंपनी को मिलेगा। आफ्टर मार्केट की मैंने बात करी थी, वहां पे 40% के मार्जिन से कंपनी कमाती है और अगले 3 सालों में कहा जा रहा है 25% साल दर साल ग्रोथ होगी, अपने साल के हाई से 30% नीचे। प्रमोटर्स का 70%, इंस्टीट्यूशंस का 24%, जिसमें एफआईज इस कंपनी में ध्यान रखें 20% का स्टेक ओन करते हैं। नालंदा इक्विटी 10.5%, अमांसा होल्डिंग 4.5% के आसपास का स्टेक। तगड़ी ऑर्डर बुक, इस पिछली छमाही में ऑर्डर बुक में 25% का इजाफा देखने को मिला था। इस कंपनी को अपने रडार पर रखें, इंटरेस्टिंग बिजनेस मिक्स है। तो त्रिवेणी टरबाइन ये है आज का हमारा जैकपॉट शेयर, जो कि लगभग 9% के आसपास मजबूत दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में, और आप देख सकते हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ यहां पर मजबूती आती हुई दिख रही है। प्री ओपनिंग सेशन में लगभग 17,000 शेयरों का कारोबार एनएसई पर, 2,000-2,500 शेयरों का कारोबार बीएसई पर, तो कुल मिलाकर 20,000 शेयरों का कारोबार हो चुका है। 120 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है एनएसई पर, 121 के आसपास की क्लोजिंग है बीएसई पर। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं मानस जायसवाल, गौरव बिस्सा और साथ ही अविनाश गोरक्षकर। मानस, चार्ट्स पर बताएं, फंडामेंटल तो आशीष ने समझा दिए हैं कि बेहद मजबूत है इस कंपनी के, चार्ट्स पर कितनी मजबूती है, कौन से वो अहम लेवल्स हैं जिस पर आपकी नजर है? और मेरा सवाल है कि 120-121 रुपए के आसपास शुरुआत हो तो क्या वहां खरीदना चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले 6 महीने के अगर आप चार्ट देखेंगे तो 100 रुपए के आसपास स्टॉक ने कम से कम 5 से 6 बार सपोर्ट लिया होगा और वहां से हमेशा रिकवरी देखने को मिली है। और इस बार भी अगर आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले ही स्टॉक ने 100 रुपए के आसपास सपोर्ट लिया था। इंपॉर्टेंट ये है कि एक बार स्टॉक 115 के ऊपर निकल जाए और वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले। अगर 115 के ऊपर निकलेगा और वॉल्यूम देखने को मिलेंगे तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो कहीं ना कहीं 135 से 140 की रेंज में रहेगा। इसलिए बिल्कुल आपको 115 पे ध्यान देना है। अगर 115 के ऊपर वॉल्यूम दिखें तो बिल्कुल वहां पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। चलिए, लेकिन आपको बता दूं, आशीष ने ये लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की राय दी है, इंट्राडे में खरीदारी करने की राय उनकी नहीं है, तो ध्यान रखिए ये पोर्टफोलियो शेयर है और आशीष हर रोज 9:05 पर ऐसा ही एक बेहतरीन आइडिया आपको देते हैं जो अच्छी तेजी दिखा सकता है। लेकिन ये तो शेयर आज प्री ओपनिंग सेशन में ही 8-9% मजबूत हो गया है। चलिए देखते हैं ये किस तरह का आज प्रदर्शन दिखाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतरीन शेयर है आशीष ने चुना है। लेकिन आप देखिए आज प्री ओपनिंग सेशन में टाटा पावर ये एक ऐसा स्टॉक है जो 1% की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर शायद निफ्टी का आज यही हो। प्री ओपनिंग सेशन इसी तरह के संकेत दे रहे हैं और यहाँ पर एक खबर भी आई थी, एक एमओयू किया है रशिया की मिनिस्ट्री के साथ। इन्होंने जब रशिया गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और निवेश के अलग अलग मौके तलाशे जाएंगे रशिया में। चार्ट्स इसके कैसे लगते हैं आपसे जानना चाहता हूं मानस साहब, तो यहाँ पर तेजी की जा सकती है? देखिए, टाटा पावर की जहां तक बात है, मैं समझता हूं कि एक हर्डल 68 के आसपास चार्ट्स पे जरूर दिखता है। अगर वो लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पर एक डिसेंट अप मूव की उम्मीद की जा सकती है, जिसमें स्टॉक करीब 75-76 के लेवल्स दिखा सकता है। तो आपको नजर 68 पे रखनी है। अगर 68 के आसपास स्टॉक वॉल्यूम दिखाए तो बिल्कुल वहां पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। ओके, टाटा पावर में तेजी की पोजीशंस बनाई जा सकती है, ये राय। लेकिन रियल एस्टेट शेयरों पर राय लेना चाहता हूं गौरव आपसे, कहीं कोई तेजी के मौके दिखते हैं हाई बीटा स्टॉक्स में खासतौर के, और अगर हाँ तो क्या खरीदेंगे आप? देखिए, ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो जो एक स्टॉक उभरते हुआ आ रहा है वो है HDL, आप बाय कर सकते हैं। 72 का एक इसमें आप ट्रेडिंग लक्ष्य लगा सकते हैं। 71 का लक्ष्य लगाइए, स्टॉप लॉस लगाइए। 75 तक के उम्मीद कर सकते हैं एक लेवल्स की, लेकिन उससे बियॉन्ड मुझे लग रहा है वहां पे काफी एक कंजेशन काफी ज्यादा है कॉल ऑप्शंस का ऊपरी स्ट्राइक्स पे। तो मुझे लग रहा है 75 हाफ तक का इसमें आप टारगेट रखिए, 71 हाफ का इसमें स्टॉप लॉस रखिए। ये एक स्टॉक उभरते हुए आ रहा है। निचले स्तरों पर अगर आता है DLF तो मैं उसमें इंटरेस्ट रहेगा। DLF उसमें बेहतरीन इंटरेस्ट लग तो नहीं रहे, तो अभी जो स्टैंड आउट हो रहा है वो जो रियल एस्टेट स्पेस में है वो HDL।
ओके, चलिए HDIL ये वो स्टॉक है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। इसके अलावा ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पर भी नजर रखिएगा। 1:1 का बोनस है, 31 दिसंबर की रिकॉर्ड डेट तय की गई है। ये शेयर मजबूती के साथ खुल सकता है, 2.5% ऊपर ये शेयर इस समय ट्रेड कर रहा है। पिपावर डिफेंस एक और ऐसा स्टॉक जो हर रोज बेहतरीन प्रदर्शन दिखाता है, आज भी 4-4.25% मजबूती के साथ ही पिपावर डिफेंस का शेयर खुलने की तैयारी में। अब 3 डिजिट का ये शेयर हो गया। मुझे याद है कुछ ही दिन पहले 66 रुपीज के आसपास पे रिलायंस इंफ्रा ने अपना ओपन ऑफर क्लोज किया था, उसके बाद से लगातार ये रनअप दिखा रहा है। मानस, क्विकली चार्ट देखकर बताइए कहां तक जा सकता है ये शेयर ऊपर में? देखिए, अभी भी बहुत पोटेंशियल दिखता है। मैं तो समझता हूँ कि जो 2010 के आसपास के हाइस थे 117 के आसपास, स्टॉक आने वाले टाइम में वो टेस्ट कर सकता है। और मैं बहुत सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर वो लेवल्स भी ब्रेक हो जाएं और उससे भी बेहतरीन लेवल्स देखने को मिले। बट इतने बड़े मूव के बाद जब 65 से 4-5 दिन 6-7 दिन में स्टॉक 100 रुपए के लेवल्स टेस्ट कर गया, तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी। मैं समझता हूँ करेक्शन आए, स्टॉक 90 रुपए से लेकर 85 रुपए की रेंज में आए तो वहां पर खरीदारी करें और उसके अपने स्टॉप लॉस 74 के नीचे रखें। तो पिपावर डिफेंस अभी भी कुछ और तेजी दिखा सकता है, बाजारों के खुलने की तैयारी है। और एक क्विक चेक ले ली जाए यहाँ पर पार शेयरों में अगर कोई पसंद है आपको खरीदारी के लिए आज से वायदा कारोबार में, गौरव आपके लिए ये सवाल है, क्या खरीदेंगे? देखिए, जो अभी पावर स्टॉक्स में रिलेटिवली अच्छा लग रहा है आर पावर है। फ्रेश लॉन्ग्स वगैरह बनते जा रहे हैं, ऑप्शंस काफी एक्टिव हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लॉट साइज अगर बड़ी है तो आप अगले सीरीज के स्प्रेड्स बिठा सकते हैं। 55 का कॉल खरीद के 60 स्ट्राइक का कॉल बेच दीजिए। मुझे लग रहा है कि 60 तक के इसमें लक्ष्य उभरते आ रहे हैं। 51, 52 के करीब का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फिर 60 तक आप इसमें टारगेट्स की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये है कि जो काफी स्टैंड आउट हो रहा है वो मुझे ये स्टॉक लग रहा है। तो इसमें मैं जरूर राय दूंगा कि आप इसमें ऑप्शन में अगर करेंगे तो काफी बेहतर होगा। चलिए, ऑप्शन में खरीदारी करने की राय यहाँ पर पावर स्टॉक्स में। फिलहाल चलिए भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी, और 10-15 सेकंड बचे हैं तो ये बाजार खुलने के। और बता दूं आपको किस तरह की शुरुआत होगी। एकदम सुस्त शुरुआत होगी क्योंकि एसडेक्स निफ्टी की तर्ज पर ही निफ्टी दिखा रहा है 2 अंक ऊपर, सेंसेक्स 20 अंक ऊपर है। हाँ, मिड कैप शेयर जरूर 1/4% ऊपर है, तो वहां पर खरीदारी का रुझान बरकरार रहेगा। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, 25 अंक ऊपर खुलता हुआ सेंसेक्स और 5 अंक ऊपर खुलता हुआ निफ्टी। तो शुरुआत भारतीय बाजारों की। लेकिन टाटा पावर 1% के मुनाफे के साथ टॉप गेनर, आईसीआईसीआई बैंक ठीक पीछे उसके। मेटल शेयरों में थोड़ी खरीदारी, वेदांता हिंडाल को मजबूती के साथ शुरुआत करते हुए दिख रही है। कुछ सरकारी कंपनियों में तेजी का माहौल, भेल गेल आज थोड़ी मजबूती के साथ खुलने के संकेत देते हुए दिख रहे हैं। यह है दिग्गजों का रुझान मजबूती की तरफ। टाटा पावर अब 2% मजबूत, भारतीय एयरटेल 5% नीचे। रिलायंस जियो के लॉन्च के बाद यहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है, खासतौर से दूसरे टेलीकॉम काउंटर्स पर। आइए वायदा कारोबार की तरफ देख लें। कावेरी सीड्स 3% के नुकसान के साथ गैप से खुलता हुआ यहां पर कावेरी सीड्स का स्टॉक। जेएन इरिगेशन लगभग 1% नीचे। टाटा पावर के अलावा आईजीएल टॉप गेनर के तौर पर आ रहा है 1.25% की यहां पर मजबूती है। अजंता फार्मा 1% मजबूत खुला है। वायदा कारोबार के मैन में है इंडिया सीमेंट, और यहां पर शुरुआट 1% की मजबूती के साथ हुई है। जेपीएसओ शेयर भी थोड़ा मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। लेकिन हमारा जैकपॉट शेयर इस वक्त आप देख सकते हैं त्रिवेणी टर्बाइन 6% के आसपास की मजबूती के साथ कारोबार दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बाजार की मजबूती बेहतर होती हुई दिख रही है। अब 20 अंक ऊपर हो चुकी है निफ्टी, और सेंसेक्स में 65 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। और सबसे बढ़िया बात जो दिख रही है वो है बैंक निफ्टी में लगभग 60 अंकों की मजबूती यहां पर बनती हुई दिख रही है। तो चौतरफा खरीदारी का माहौल दिख रहा है हेमंत। बिल्कुल, लेकिन आप देखिए कुछ स्टॉक जहां पर दबाव देखा जा रहा है। भारतीय एयरटेल 0.5% कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। रिलायंस जियो का सॉफ्ट लॉन्च के बाद आज जो इसकी ओपनिंग हुई है थोड़ी सी सॉफ्ट हुई, ये कह सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखिए आईटी कंपनियां, टेक महिंद्रा, टीसीएस, ये वो कंपनियां हैं जो थोड़ा से दबाव के साथ आज कारोबार की शुरुआत कर रही हैं। लेकिन अगर आप नजर डालें तो जैसा हमने आपको बताया था, टाटा पावर जिसने करार किया है, एमओयू किया है रशिया की मिनिस्ट्री के साथ वहां पर निवेश करने के लिए, आप देखिए 2% मजबूत है ये शेयर। आईजीएल एक अच्छी तेजी आज फिर से दिखा रहा है, बेहतरीन रनअवे रैली स्टॉक में देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप नजर डालें तो छोटे मझौले शेयरों में भरपूर एक्शन है। ब्रेक से कुछ देर पहले हमने आपसे कहा था पिपावर डिफेंस पर नजर रखिए, 9% ऊपर है आज फिर से पिपावर डिफेंस। जी हाँ, अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है।
नेटवर्क 18 CNBC आवाज के जो ओन करती है उस स्टॉक पर भी नजर रखिए, 9% ऊपर है ये स्टॉक। इसके अलावा SMS फार्मा, हमने आपको कुछ देर पहले ये भी बताया था कि इनको एक US FDA से मंजूरी मिली है इनके प्लांट के लिए आंध्रा में, 7% मजबूती के साथ ये शेयर इस समय कारोबार कर रहा है। KEI इंडस्ट्रीज, अनिल बात कर रहे थे एक ऑर्डर मिलने की, 4% ऊपर ये शेयर ट्रेड करता हुआ। टीटागढ़ वैगन, एक ऐसा स्टॉक जो अविनाश ने कुछ देर पहले यहां पर आपको बताया था कि इसे खरीदारी करिए, आज 1-1.5% की मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। इवन रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए, जियो के लॉन्च के बाद 1% की शानदार उछाल दिखाता हुआ बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 1000 रुपए के ऊपर लगातार इस समय ट्रेड करता हुआ। सुजलॉन, एक और ऐसा स्टॉक जिस पर नजर है हमारी, क्योंकि आज ओपन ऑफर खुल रहा है, मजबूती के साथ ये शेयर भी ट्रेड कर रहा है। स्पाइसजेट पर भी नजर रखिएगा, इनकी आज AGM होने वाली है। JBF इंडस्ट्रीज, एक और ऐसा स्टॉक है, 300 रुपए प्रति शेयर पर प्रमोटर्स को अलॉटमेंट होने वाला है, इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट होने वाला है। इस शेयर में भी पॉजिटिव स्टिक्स के साथ कारोबार होता हुआ। तो ये हैं वो कुछ खबरों वाले शेयर जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। 3 दिग्गजों का आज जन्मदिन है और बाजार उन्हें सैल्यूट करता हुआ दिख रहा है। आप देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.25% मजबूत है, धीरूभाई अंबानी का आज जन्मदिन है। रतन टाटा का आज जन्मदिन है, टाटा पावर 2% ऊपर है और टाटा मोटर्स 1.25% ऊपर है। तो टाटा ग्रुप की 2 दिग्गज कंपनियां काफी मजबूती के साथ कारोबार कर रही है। और वित्त मंत्री अरुण जेटली का जन्मदिन है, तो सेंचुरी मार चुका है सेंसेक्स उनके जन्मदिन पर भी। हाँ, बस सबको बाजार सलामी दे रहे हैं। मुझे याद है पिछले बार जब रतन टाटा जी का जन्मदिन सेलिब्रेशन हुआ था, तब टाटा ग्रुप की सारी कंपनियां बेहतरीन तेजी दिखा रही थी, टाटा स्पॉन्ज, टाटा मेटेलिक्स। तो आज टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में जरूर होनी चाहिए। बताइए, ये तो ही एक लाइटर नोट पर बात, लेकिन सीरियस नोट पर कौन सी कंपनी है जिसमें आपको सबसे ज्यादा वैल्यू दिखती है फंडामेंटल्स के लिहाज से टाटा ग्रुप से? मुझे लग रहा है ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स हेमंत एक अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आई है। और मुझे लग रहा है कि जो भी कंसर्न चाइना को लेके मार्केट्स ने फैक्टर की थी, मुझे लग रहा है मार्केट्स ने उसको पूरी तरह से फैक्टर इन की है। और आगे आने वाले साल में स्पेशली FY17 की बात करें तो डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल जो साइकिल है वो और भी तेजी पकड़ेगी। और क्लियरली ग्लोबल मार्केट्स में इनकी जो प्रोडक्ट रेंज कैसे करेगी उसके ऊपर भी मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगी। बट टाटा मोटर्स करंटली अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो टाटा मोटर्स ज्यादा बेहतर दिख रहा है वैल्यूएशंस के लिहाज से आकर्षक। लेकिन चूंकि निफ्टी ने गुरुवार के हाई के आसपास के लेवल्स इस वक्त छुए हैं, ये बताएं मानस उस लिहाज से अब इन लेवल्स पर, क्योंकि खुलते ही तेजी हो गई, अब क्या ट्रेड बनता है? देखिए, वो बिल्कुल खरीदने का ट्रेड बनेगा, क्योंकि जिस तरह से 50 डे मूविंग एवरेज को निफ्टी ने ब्रेक किया है, मैं समझता हूं कि 7860 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, इस उम्मीद में कि निफ्टी कम से कम 7925 7935 के लेवल्स को टेस्ट करेगा। कावेरी सी डेफिनो के बैन में है ये शेयर, आप देखिए 4.5% कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। बेहद वीक परफॉर्मर रहा है ये बताइए, चार्ट देखकर कोई ट्रेड इस पर आज इस समय लेना चाहेंगे क्या मानस आप? देखिए, अगर एक ट्रेड लेना हो तो वो बिल्कुल शॉर्ट की तरफ रहेगा, क्योंकि जिस तरह की वीकनेस देखी गई है, मैं समझता हूँ कि अगर हम डाउन साइड पोटेंशियल की बात करें तो करीब 316-317 के आसपास तक आता है। तो ट्रेडिंग कॉल अगर लेना है तो यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है, जिसमें आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 336 के लगाने हैं। ओके, कावेरी में वायदा कारोबार की ट्रेडर्स के लिए भी एक राय लेना जरूरी, क्योंकि जो मैं देख रहा था 115-120% के आसपास की पोजीशंस बन गई थी, जो मार्केट वाइड लिमिट होती है। गौरव, चूंकि वायदा कारोबार के बैन में है, जिन लोगों की ओपन पोजीशन है तेजी या मंदी की तरफ, उनके लिए क्या राय होगी आपकी इस वक्त? देखिए, जिनके पोजीशंस ये बैन आने के बाद में है, उनको तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप एक बार प्रॉफिट है लॉस है एक बार एग्जिट कर लीजिए। लेकिन जिसका पोजीशंस पहले से अगर जिसने शॉर्ट किया हुआ है, 5-7 दिन पहले से जिसने शॉर्ट किया है, मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लगा के नीचे करते रहिए। मुझे स्टॉक वीक लग रहा है, इसमें काफी ज्यादा मात्रा में ओवर एडिशन हो रहे हैं, हर लेवल पे इसमें मुझे एडिशन बनते हुए दिख रहे हैं। तो एक बार ये अगर बैन लिस्ट से बाहर आ जाएगा, थोड़ा बहुत उछाल दिखेगी, लेकिन मुझे लग रहा है फिर सेल ऑन राइज कैंडिडेट ये बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से जिसने बनाए रखा हुआ है वो बनाए रखिए। फ्रेश तो अभी जैसे हमने बात की सलाह नहीं दूंगा मैं, लेकिन जिसने पहले से बना के रखे हुए हैं 7-8 दिन पहले से, वो बनाए रखे। ट्यूब इन्वेस्टमेंट देखिए बेहतरीन तेजी दिखा रहा है। अनिल, आप कह रहे थे चोलामंडलम फाइनेंस के ऊपर नजर रखनी चाहिए, आइए देखते हैं वो शेयर किस तरह से इस समय ट्रेड कर रहा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में तो करीब 8.5% की शानदार उछाल के साथ आज शुरुआत हुई है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स इस समय करीब 1.5% मजबूत है, हालांकि वॉल्यूम्स यहाँ पर कम होते हैं, लेकिन साफ तौर पर आप देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में एक अच्छी तेजी। ऑल कार्गो 1:1 का बोनस का ऐलान किया इन्होंने,
31 दिसंबर उसकी रिकॉर्ड डेट तय है और आप देखिए ऑल कार्गो का स्टॉक किस तरह से प्रदर्शन दिखा रहा है। 3-3.5% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। कावेरी सीड अकेला स्टॉक नहीं है जो गिरावट में है, एक स्टॉक को जिसको आदत है हर रोज नीचे की सर्किट लगाने की, आज भी देखिए ट्री हाउस लोअर सर्किट 5% का ये लगा हुआ है। और डॉक्टर लाल पैथ लैब्स 3.5% कमजोरी के साथ आज ट्रेड कर रहा है। एल्केम लैब्स में 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक अच्छी लिस्टिंग के बाद आज के दिन जो शुरुआत हुई है वो थोड़ी नर्म नोट पर हुई है, तो ये नोट करने वाली बात यहां पर जरूर है। लेकिन आप देखिए बेहतरीन तेजी दिखा रहे हैं मिड कैप्स, आज फिर से बेहतरीन। आप देखिए जेपी एसोसिएट्स जहां पर खबरें हैं कि सीमेंट की कंपनी डिवीजन ये बेचेंगे, एक अच्छी रैली यहां पर भी देखने को मिल रही है। सुजलॉन जैसे स्टॉक्स, आलोक इंडस्ट्रीज जैसे छोटे स्टॉक्स में भी आप देखिए अच्छा उछाल आज देखने को मिल रहा है। 10 के नीचे वाले शेयर आज काफी एक्शन में मिड कैप शेयरों से एक्शन स्मॉल कैप शेयरों से और स्मॉल कैप शेयरों से पेनी स्टॉक्स की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है बाजार का। वक्त है हमारे तीनों ही एक्सपर्ट से विदा लेने का। मानस, अविनाश और गौरव, शुक्रिया आपका। लेकिन इस बीच बैंक निफ्टी से मेरी नजर नहीं हट रही क्योंकि 16,900 के लेवल पर आ चुका है। बैंक निफ्टी लगभग 100 पॉइंट की तेजी यहां पर भी बनती हुई दिख रही। तो बैंक निफ्टी से लीडरशिप आए उसका मजा अलग ही है, ये एक बात साफ है इस वक्त बाजार के लिए। लेकिन वेल्सपन कॉर्प ये एक और स्टॉक है जहां पर कुछ एक्शन होता हुआ दिख रहा है। यहां पर वॉल्यूम के लिहाज से 2 बड़े ट्रेड नजर आ रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, जहां 5-5 लाख शेयरों के 2 कारोबार हुए हैं यहां पर और लगभग 0.5% हिस्सेदारी वेल्सपन कॉर्प की बदलती हुई दिख रही है। और ये पहला ट्रेड हुआ है 113 रुपए पर और दूसरा ट्रेड हुआ है 114 रुपए 50 पैसे पर। तो 2 बड़े सौदे वेल्सपन कॉर्प के काउंटर पर होते हुए दिख रहे हैं और 10 लाख शेयरों का कारोबार आज आपके लिए ये एक स्टॉक है। और पिपावर डिफेंस अनिल आप देखिए अब 12-12.5% की मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। क्या रैली दिखाई है स्टॉक ने इस महीने, 75% इस स्टॉक में दौड़ लगाई है और आज फिर देखिए बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने वाला ये शेयर एक महीने में आप देख सकते हैं 75% का अप मूव यहां पर देखने को मिला है। पिछले हफ्ते तो करीब 4 दिन मेरी टीम में था, आज टीम में लेते तो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन और मिल जाता रिटर्न के लिहाज से, नहीं है? कावेरी सीड्स 4% कमजोर है कैश मार्केट में, लेकिन अब 8% की कमजोरी वायदा कारोबार में हो चुकी है। दोनों जगह आपके सामने ये स्टॉक लेकर आएंगे, कैश में भी और वायदा कारोबार में भी। और ओपन इंटरेस्ट में देखिए 4% की बढ़त हो चुकी है। शुरुआती कारोबार में लगभग 1.25 लाख शेयर जुड़े। वायदा कारोबार के बैन में होने के बावजूद स्टॉक जिस तरह से तेजी से गिर रहा है, इंट्राडे शॉर्ट पोजीशन जो बनती हुई दिख रही है, क्योंकि अब यहां पर आप जो पोजीशंस बना सकते हैं बैन में आने के बाद वो सिर्फ इंट्राडे की नई पोजीशंस होती है, अदरवाइज पुरानी पोजीशंस आप चाहें तो खत्म कर सकते हैं। तो लगता है सुबह सुबह भारी भरकम शॉर्टिंग होती हुई दिख रही है क्योंकि कैश मार्केट में गिरा सिर्फ 4-4.5% है और वायदा कारोबार में 8% वीकेंड रूमर्स चल रहे थे कि कोई जांच एजेंसी इन कंपनी को जांच करे। हालांकि अभी ये कहना काफी स्पेकुलेशन है, जिस तरह से कावेरी सीड्स के शेयर में काफी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अब जिस तरह से ये शेयर गिर रहा है देखना होगा कहीं इस तरह की कोई रिपोर्ट सामने सरफेस तो नहीं हो जाती। लेकिन वीकेंड्स पर इस तरह की रिपोर्ट चल रही थी कि इनके बुक्स की शायद जांच हो सकती है, लेकिन अभी कह नहीं सकते कि क्या निकल कर आए। लेकिन साफ तौर पर जैसा कि अनिल बता रहे हैं काफी दबाव के साथ इस शेयर की आज शुरुआत हुई है। लेकिन साल 2015 निवेशकों के लिए नेगेटिव रिटर्न देने वाला साल रहा है। इक्विटी में जहां एक और 5 से 6% का नुकसान हुआ है, वहीं कमोडिटीज में सोने में 6% और क्रूड में 27% की गिरावट रही है। करेंसी और रियल एस्टेट में निवेश करने वालों को भी नुकसान ही हाथ लगा है। लेकिन साल 2016 कैसा रह सकता है, क्या अच्छी कमाई होगी नए साल में? 3 दिग्गज फंड मैनेजर्स की राय आइए आपको सुना देते हैं। बाजार के 3 दिग्गज हमारे साथ हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगभग 1/3 हिस्सा रखने वाले, जहां एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के प्रशांत जैन, रिलायंस म्यूचुअल फंड के सुनील सिंघानिया और एसबीआई म्यूचुअल फंड के नवनीत मुनोत। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं एक सिंपल सवाल 2016 के लिए लेना चाहता हूं और आपको थोड़ी छूट दे दूं कि 2016 नहीं, चाहे तो 2017, 18, 19 तक के लिए भी आप मानकर चलें। प्रॉपर्टी, गोल्ड, फिक्स इनकम और इक्विटी, चारों में से सबसे बेहतरीन रिटर्न्स कहां बनेगा? और अगर इक्विटी के अलावा भी आपको लगता है कहीं पैसा बनने वाला है
तो वो बताएं नवनीत जी। मेरे ख्याल में इक्विटी में सबसे अच्छे बनने चाहिए, और इसलिए जैसा आपने शुरू में बोला कि जो यहाँ के निवेशक हैं, काफी निवेशक बढ़ रहे हैं इक्विटी की तरफ, बिकॉज उनको क्लियरली लग रहा है कि दूसरी जो एसेट क्लासेस है उनका बेस्ट पीरियड देखा जा चुका है पिछले कई सालों में। इक्विटीज के रिटर्न अगले कई वर्षों तक दूसरे एसेट क्लासेस के कंपेरिजन में बेटर हो सकते हैं। इंटरेस्ट रेट्स भी, अगर इन्फ्लेशन नीचे रहता है, इंटरेस्ट रेट्स भी ऊपर नहीं जा सकती है, थोड़ी सी नीचे ही जाएगी, वहां भी कुछ अपॉर्चुनिटीज है। बट मेरे को लगता है चारों एसेट क्लासेस जो आपने नाम बोले हैं उसमें इक्विटी सबसे अच्छा लगता है। और क्या फिक्स इनकम में भी डबल डिजिट रिटर्न्स की उम्मीद करना अगले 2-3 साल के लिए रीजनेबल होगा? डबल डिजिट थोड़ा सा मुश्किल होगा। मेरे को लग रहा है शायद कमोडिटी प्राइसेस बॉटम हो गए, थोड़े से ऊपर होंगे अगले साल। आरबीआई के लिए जो पहले सोच रहे थे हम और रेट कट हो, उतने शायद नहीं हो, फिर भी 1.25% रेट कट हो गया है और बॉन्ड यील्ड्स वहीं के वहीं है, तो थोड़ी अपॉर्चुनिटी है वहां पर बहुत सारी नई कंपनियां भी मार्केट से बोरो करने आएगी। ओवरऑल अगर अच्छे रिटर्न्स, टैक्स पे आप और एडजस्ट करेंगे, जो एफडीज रिटर्न्स हैं अगर वो जिस हिसाब से कम हो गए, म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न फिक्स्ड इनकम फंड्स में काफी अच्छे हो सकते हैं अगले कई वर्षों तक। सुनील, आपको क्या लगता है कहाँ सबसे ज्यादा पैसा बनेगा? आप इन एसेट क्लास को कैसे क्रम में रखना हो तो कैसे करेंगे? नहीं, इक्विटी डेफिनेटली शुड डू द बेस्ट, और जैसे नवनीत ने कहा ना, टैक्स एडजस्टेड बेसिस तो हमेशा बड़ा मुकाबला ही नहीं है। फिक्स इनकम हो सकता है इस साल थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे, बट आगे के सालों में बिकॉज जो कैपिटल गेन बन रहा है बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स, वो नहीं होगा। इनफैक्ट चैलेंज हो जाएगा कि एफडी के रेट 6% हो गए, 7% हो गए। गोल्ड, जब तक कोई दुनिया में बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, तब तक गोल्ड के भाव भी थोड़े म्यूटेड ही लगते हैं। और प्रॉपर्टी कंसोलिडेट हो रही है, अच्छा एक दौर आ रहा है जहां 2-3 साल हो सकता है कि रेट थोड़े स्टेबल रहें, उसके बाद हो सकता है प्रॉपर्टी बढ़े। बट ये 2-3 साल में तो लगता है अगर भाव यहां टिक गए तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स को खुश होना चाहिए। राइट। प्रशांत सर, आपकी क्या राय है? नहीं, मेरी राय यही है, देखिए इक्विटीज लॉन्ग टर्म में हमेशा ज्यादा रिटर्न देता है और पिछले 5-7 सालों से बाजार में रिटर्न कम आया है, तो इससे पी कम हो गए और इकोनॉमी हमारी इंप्रूव कर रही है। तो मुझे लगता है आने वाले कुछ साल इक्विटीज के लिए काफी अच्छा रहेंगे। दूसरे क्रम पे मैं रखूंगा फिक्स इनकम को, उसमें हाई सिंगल डिजिट या वेरी लो डबल डिजिट रिटर्न आ सकता है, बट थोड़ा इंटरेस्ट रेट्स को यहाँ से घटने की जगह है, जिससे थोड़ा कैपिटल गेन आना चाहिए। प्रॉपर्टी और गोल्ड मेरे हिसाब से लास्ट में रहेंगे, क्योंकि रुपए की वैल्यू मेरे ख्याल से स्टेबल रहेगी, जो हमारा इन्फ्लेशन है वो भी कम आ चुका है, और जो आज की तारीख में एक किराए की यील्ड है, रेजिडेंशियल रेंटल यील्ड जिसको कहते हैं, और जो मॉर्गेज का रेट है उसका जो फासला है, जो गैप है, वो बहुत ज्यादा है। तो इससे मुझे लगता है बहुत सारे शहरों में जो रियल एस्टेट है वो उसकी अफोर्डेबिलिटी काफी कम हो गई है। तो मुझे लगता है रियल एस्टेट और गोल्ड में अधिक रिटर्न आने की गुंजाइश मेरे हिसाब से नहीं है। तो फिर अगर आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में अब भी अटके हुए हैं, गोल्ड या फिर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में, तो आपके लिए आंखें खोलने का वक्त है कि अब आपको देखना होगा कुछ दूसरे एवेन्यू। रिस्क नहीं ले सकते हैं तो फिक्स इनकम में पैसा लगाइए, लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स फ्री रिटर्न अगर आपको बनाना है, पैसा बनाना है, तो फिर वो इक्विटी होगा। और इक्विटी में पैसा डालने में और उसे संभालने में आपको डर लगता है, तो फिर हमारे ये 3 ऐसे दिग्गज हैं जो बेहतरीन तरीके से म्यूचुअल फंड चलाते हैं और कमजोर बाजार में भी इन्होंने बेहद शानदार रिटर्न अपनी सारी स्कीम्स में दिए हैं, जो कि खराब बाजार में 12 से 15% तक के रिटर्न्स मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आए। तो अगर बाजार बेहतर होगा तो रिटर्न्स और बेहतर आने की आप उम्मीद कर सकते हैं 2016 के साल के लिए। 2016 साल रह सकता है अच्छा, ये मानना है फंड मैनेजर्स का। लेकिन बाजार पर नजर डालिए, ये हफ्ता ही देखिए थोड़ा अच्छा रहेगा। इस तरह की शुरुआत तो कम से कम हो चुकी है, सेंचुरी जड़ी है सेंसेक्स ने, 30 अंक की बढ़त निफ्टी पे देखने को मिल रही है। 7,890 के पास इस समय निफ्टी पहुंच गया है। 7,972 कभी भी मार्केट छू सकता है। और ये जो अच्छा प्रदर्शन है वो बैंक निफ्टी दरअसल बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा है, इसलिए देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से एक अच्छी तेजी देखी जा रही है, 1.25% मजबूत है। और गैस स्टॉक्स पर नजर रखिए, गेल, आईजीएल, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी रैली दिखाई है, आज भी देखिए टॉप 5 गेनर्स में, एफएनओ में, ये दोनों ही गैस के शेयर आज मौजूद हैं। लेकिन अब सीधे चलते हैं इंडियन ट्रेडिंग लीग के डीलिंग रूम में, जहां शेयरों के शहंशाह के कॉन्टेस्ट के लिए कड़ा मुकाबला चल रहा है। आप देख सकते हैं ये वो 5 शहरों से चुने हुए लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु, और ये दरअसल इस समय सिटी राउंड के में पार्ट ले रहे हैं और सिटी राउंड के विजेता
दरअसल आगे पहुंचेंगे। हालांकि विजेता का ऐलान 2 जनवरी को होने वाला है और विजेता को 1 लाख रुपए का बेहतरीन तोहफा भी मिलेगा जो जीतेगा। ये है वो इंटरेस्टिंग मुकाबला जिस पर आज CNBC आवाज की नजर दिन भर रहेगी और आपको हम बार बार ITL के डीलिंग रूम में ले चलेंगे। तो ITL पर आज दिन भर नजर रहने वाली, लेकिन फिलहाल नजर बाजार के भविष्य पर और खासतौर से 2016 के आउटलुक पर। और इस खास सीरीज में हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा साहब। सिन्हा साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बड़ा और पहला सवाल तो मैं आपसे यही लेना चाहता हूं, 2016 में पैसा सबसे ज्यादा कहां बनेगा? क्योंकि फिक्स इनकम को छोड़ दे जो कि नेगेटिव रिटर्न देती नहीं, बाकी सारी एसेट्स क्लास, इक्विटी में नेगेटिव है, गोल्ड में नेगेटिव है, प्रॉपर्टी में नेगेटिव है, क्रूड में नेगेटिव है, मेटल्स में नेगेटिव है, तो 2016 में कहां पैसा बनेगा ये बताइए। हमारे ख्याल से देखिए अनिल जी, जो 2015 में हमारा एक्सपीरियंस रहा वही हमें दिखा रहा है कि 2016 में हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए। 2014 का साल जो गुजरा उसमें इक्विटी ने 30% का रिटर्न दिया और सब लोगों को लगा कि 2015 में ये रिपीट हो जाएगा। अब 2015 की समाप्ति पे हम आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो ब्रॉडर इंडेक्स है उसका रिटर्न करीब करीब 5% नेगेटिव है। मैं समझता हूं कि जब हम 2016 में कदम रख रहे हैं तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये करनी है कि हमारे एक्सपेक्टेशंस को मॉडरेट करना है। और इस मॉडरेटेड एक्सपेक्टेशंस के बैकग्राउंड में अब मैं अगर 2016 को देखूं तो मुझे लगता है कि निसंदेह इक्विटी एज एन एसेट क्लास से हमें एब्सोल्यूट टर्म पे रिटर्न्स बहुत ज्यादा मिलने की संभावना 2016 में है। दूसरी चीज जो इसके साथ ही कहना बहुत जरूरी है वो ये है कि 2015 उतना भी डिसअपॉइंटिंग ईयर नहीं था। जबकि लार्ज कैप इंडेक्स ने -5% दिया है तो मिड कैप इंडेक्स ने +5% का रिटर्न दिया है। और हम देख रहे हैं कि इंक्रीजिंगली लोगों का रुझान वो मिड कैप फंड्स की तरफ और मिड कैप स्टॉक्स के प्रति बढ़ रहा है। तो ऐसी गलती हम ना कर बैठे कि हम सारा का सारा पैसा जो है वो मिड कैप स्टॉक्स और मिड कैप फंड्स की तरफ लगाना शुरू करें, क्योंकि जिस तरह से एसेट एलोकेशन डेट, इक्विटी, रियल एस्टेट, गोल्ड के बीच में बढ़ता है वैसा इक्विटी के अंदर भी हमें अपने एसेट एलोकेशन का ध्यान रखना चाहिए और एक बैलेंस प्रोपोर्शन लार्ज कैप और मिड कैप के बीच में रखना चाहिए। क्योंकि ये बाजार की जो तेजी है वो बुलिश साइकिल तो है, लेकिन कभी न कभी तो ये भी एक साइकिल एंड करेगा। और जब वो हो तो मैं नहीं चाहता कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो मिड कैप में अटक जाएं और उन्हें ज्यादा लॉस की प्रोपोर्शन झेलनी पड़े। तो एक मिड कैप लार्ज कैप का जो प्रोपोर्शन है वो हम सही बनाएं और इक्विटी एज एन एसेट क्लास से हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा। संजय जी, ये बताइए कौन से सेक्टर्स हैं जो 2016 में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, किस पर नजर है आपकी? मेरे ख्याल से जो सिक्लिकल सेक्टर्स हैं जिनमें कि इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर लार्जर प्रोपोर्शन है, मेटल्स एंड कमोडिटीज भी सिक्लिकल का ही हिस्सा है, लेकिन इनके बीच में मुझे लगता है कि जो मेटल्स को छोड़ दें हम तो जो सिक्लिकल सेक्टर्स हैं खास करके इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स उनका प्रदर्शन 2016 में ज्यादा अच्छा होना चाहिए। इसके पीछे मैं समझता हूं कि कुछ कारण तो ये है कि सरकार लेजिस्लेटिव फ्रंट पे बहुत ज्यादा उपलब्धि नहीं प्राप्त कर पाई, लेकिन एग्जीक्यूशन फ्रंट पे उसने काफी पहल दिखाई है और उसके परिणाम हमें दिखने शुरू होंगे 2016 में। मुख्यतः जो रोड सेक्टर है वहां पर हमें ये ज्यादा जल्दी दिखने लगेगा, तो इसके बेनिफिशियरी कंस्ट्रक्शन कंपनीज होंगे। और जो इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स का जो सेक्टर है उसमें भी मैं समझता हूं कि अगर आप देखिए तो भले लार्ज कैप स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया हो, बट ऐसे बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स हैं इंजीनियरिंग में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिया है। और एक्चुअली इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स के प्रति एक पॉजिटिव सेंटीमेंट तो बन गया था, लेकिन पिछले तिमाही के जो रिजल्ट आए उसमें जो लार्ज कैप के जो बेलवेदर स्टॉक कहे जाते हैं जैसे लार्सन टूब्रो और थर्मैक्स, उन्होंने अपने ऑर्डर बुक्स के बारे में थोड़ी सी आशंका जाहिर की और उसके बाद ये जो मोमेंटम बन रहा था वो थोड़ा सा टूट गया। लेकिन मुझे लगता है कि अब दोबारा एक एनवायरनमेंट बन चुका है जहां पर कि हम थोड़ा सा बुलिश हो सकते हैं। और अगर हमें सेक्टोरली अपने आप को पोजीशन करना पड़े
तो मैं कहूंगा कि पहले अगर हमारा 60% एक्सपोजर सिक्लिकल में था और 40% डिफेंसिव में था, तो हम ये प्रोपोर्शन को अब चेंज करके 70 to 80% सिक्लिकल के प्रति झुका सकते हैं और बैलेंस जो है वो हम डिफेंसिव में रखें, जिसमें कि आईटी और फार्मा हम शामिल कर सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की सिन्हा साहब आपने। मैंने आपसे दो बातें आपकी मैंने पकड़ी हैं। पहला तो ये कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में लेके जो बाजार को कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप ये कह रहे हैं कि 2016 में सावधान रहिए क्योंकि बहुत तेजी हो गई है, उल्टा दिग्गज ज्यादा अच्छे हैं। दूसरा आप जो कह रहे हैं सिक्लिकल्स, यानी कि कमोडिटी के शेयर, वहां पर अब एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए 70-80% आप कह रहे हैं। तो क्या मेटल्स ये और दूसरी ऑयल एंड गैस ये शेयर हैं जो आपको अच्छे मजबूत दिख रहे हैं वैल्यूएशंस के लिहाज से? नहीं अनिल जी, मैं इसमें कह दूं कि जो मैं सिक्लिकल में मैं कह रहा था कि सिक्लिकल बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें कि कमोडिटीज भी शामिल हैं। मैं कह रहा हूं कमोडिटीज को आप ना बढ़ाएं, लेकिन जो बाकी सिक्लिकल्स हैं जैसे इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको बढ़ाएं और इनका जो प्रदर्शन है वो 2016 में ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 2015 जो है उनमें सिक्लिकल सेक्टर्स करीब करीब सारे के सारे नेगेटिव रहे हैं और ज्यादा नेगेटिव रहे हैं। लेकिन जो इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स हैं, भले ही वो 2015 नेगेटिव रिटर्न के साथ बंद हो रहे हैं, लेकिन 2016 में वो बाजार के आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स होंगे। लेकिन मेटल्स एंड कमोडिटीज पर मेरा जो व्यू है वो अभी भी कॉशियस है। इस साल एक्सपेक्टेशंस दरअसल सरकार से काफी थी, रिफॉर्म से काफी थी। जीएसटी लग रहा था कि पास हो जाएगा, मॉनसून सेशन में हो जाएगा, फिर लगा कि विंटर सेशन में हो जाएगा। राज्यसभा में नंबर तो लेकिन अब भी नहीं है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या हो जाएगा अगले साल आप मानकर चल रहे हैं, और कौन से रिफॉर्म्स आप मानकर चल रहे हैं कि अगले साल पास होंगे? देखिए, हमारे ख्याल से अगर आप बाजार के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो सबसे बड़ी चीज पॉजिटिव है बाजार के फेवर में वो ये है कि हमारे एक्सपेक्टेशंस अब 0 to माइनस हो चुके हैं, और पॉलिटिकल फ्रंट पे तो हमारे एक्सपेक्टेशन समझिए कि बिल्कुल शून्य के बराबर हैं। तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में कोई भी लेजिस्लेटिव रिफॉर्म पास होगा। उस बैकग्राउंड में अगर जीएसटी की बिल जो है वो जो बजट सेशन है पार्लियामेंट की, उसमें अगर पास हो जाता है वो बिल, तो वो एक बाजार के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करेगा। कुछ बिल ऐसे हैं जिनको कि हम ऐसा मान रहे हैं कि शायद ये सरकार पास ही न करा पाए, जैसे कि लैंड एक्विजिशन बिल हुआ। अगर ये बिल भी पास हो गया तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी सरकार की। तो इन सारे बिल्स को अगर मैं स्प्रेड आउट कर दूं तो मुझे लगता है जीएसटी की पास होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, और बजट सेशन में ये शायद पास हो भी जाएगा। रही लैंड एक्विजिशन की बिल पास होने की संभावना, तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी 70% रेट करता हूं कि ये भी पास हो सकता है। ओके, तो सिन्हा साहब फिर ये बताइए, माफ कीजिएगा, अगले साल तेजी का एक या दो सबसे बड़ा कारण जो आप समझते होना चाहिए जिसकी वजह से बाजार ऊपर जानी चाहिए। और दूसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ, क्या नए हाइज बनने की संभावना दिखती है 2016 में? जो सबसे बड़ी कारण बन सकती है बाजार को ऊपर ले जाने की, वो हो सकती है अर्निंग अपस्विंग। हमने 2016 करीब जब हम खत्म करने को आएंगे तो शायद 2% की अर्निंग ग्रोथ हुई तो भी बहुत बड़ी बात होगी फॉर दी सेंसेक्स। मुझे लगता है कि वर्ष 2017 जिसकी की अर्निंग्स हमें विजिबिलिटी दिखनी शुरू हो जाएगी जून क्वार्टर से, उसमें हम हाई सिंगल डिजिट क्लोजर टू दी डबल डिजिट ग्रोथ पर हम आने लगेंगे, और जैसे जैसे तिमाही पार होंगे दिसंबर की तिमाही तक हो सकता है कि हम डबल डिजिट ग्रोथ पे आ जाएंगे। ये हमारे ख्याल से बाजार के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर होगा। दूसरा पॉजिटिव फैक्टर जो होगा बाजार के लिए वो ये कि 2015 एफआईआई इन्वेस्टमेंट समझिए कि बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशन से कम रहा। उसके कंपैरिजन में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का जो पार्टिसिपेशन रहा वो करीब 3.5 गुना रहा। मुझे लगता है कि 2016 में ये दोनों ट्रेंड अगर साथ मिल जाएं, यानी कि एफआईआई की फ्लोज स्ट्रांगली पॉजिटिव हो जाएं और साथ में डोमेस्टिक फ्लोज जो कि हर महीना करीब 8,000 नेट इक्विटी में मोबिलाइज हो रहा है वो बना रहे, तो मेरे ख्याल से लिक्विडिटी विल बी द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और थर्ड फैक्टर भी मैं ऐड कर दूं, सबसे बड़ा डर फेड रेट हाइक के बाद अब बना हुआ है चाइना पे। अगर चाइना हमें कोई एक्सीडेंट नहीं देता है तो ये बाजार के लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव होगा।
और रही जो दूसरी सवाल आपकी कि बाजार क्या प्रीवियस हाई को क्रॉस करेगा, मैं तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये मार्च के पहले ही हम शायद वो प्रीवियस हाई जो है उसको क्रॉस कर जाएंगे, और जो बाकी का जो 9 महीना है वो भले ही उथल पुथल का महीना हो, लेकिन 2016 हम स्ट्रांगली पॉजिटिव नोट पे क्लोज करेंगे। चलिए, तो आपके मुंह में घी शक्कर, आप कह रहे हैं पहले हाफ में ही नया हाई लगेगा। 9119 का हाई लगाया था निफ्टी में मार्च में, वो फर्स्ट हाफ में लगता हुआ नजर आया। शुक्रिया सर, और आपको ढेरों शुभकामनाएं नव वर्ष की। हमारे साथ इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के दलजीत सिंह कोहली जी भी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं वो कैसे देख रहे हैं भारतीय बाजारों को। आज देखिए काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, 130 अंक ऊपर इस समय सेंसेक्स से। हफ्ते का पहला कारोबार दिन काफी अच्छा रहा है। अब तक आप देखिए 7900 को छूने ही वाला है निफ्टी। लेकिन ऐसे बाजार में सबसे कमजोर प्रदर्शन दिखाने वाले स्टॉक्स पर भी नजर रखिए। आइडिया, भारतीय एनएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो सॉफ्ट लॉन्च हुआ है 4G का, रिलायंस जियो, उसके चलते कुछ प्रेशर यहां पर देखने को मिल रहा है। और पहला सवाल दलजीत जी आपसे इसी सेक्टर के ऊपर ही है। गुड मॉर्निंग, कैसे देख रहे हैं आप इस सॉफ्ट लॉन्च को, और इन शेयरों में जो इनके कॉम्पिटिटर्स के शेयरों में जो दबाव देखने को मिल रहा है उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग हेमंत जी। ये तो बहुत दिनों से पता ही था कि रिलायंस जियो का लॉन्च होने वाला है। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कब करेंगे, और अभी सॉफ्ट लॉन्च हुआ है, 2-3 महीने में कमर्शियल लॉन्च हो जाएगा। तो दो इम्पॉर्टेंट चीजें इससे निकल के आएंगी। एक ये कि जो हैंगओवर था इतने दिनों से, अनसर्टेनिटी, कब होगा, कैसे होगा, क्या रेट में आएगा, वो सब अब 2-3 महीने में सामने आ जाएगा, और इसलिए उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा वो भी सामने आ जाएगा। दूसरी चीज ये कि ये हमारा व्यू पिछले काफी समय से चल रहा है कि रिलायंस की जो नई टेक्नोलॉजी है प्लस जो उनका मार्केटिंग स्टाइल है वो डिसरप्टिव स्टाइल है। तो पहले भी हमने उनके प्रीवियस अवतार में भी देखा था कि उन्होंने मार्केट को काफी डिस्टर्ब किया था, तो उसी तरीके का संभावना इस बार भी है। यानी कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, और उसमें वो कहाँ पे जाके टिकेंगे ये अगले 6 महीने साल में पता चलेगा। तो ऐसे स्थिति में मार्केट हमेशा जो है वो जो एग्जिस्टिंग जो इनकम्बेंट्स होते हैं उनको नेगेटिवली व्यू करता है। हमारा व्यू भी नेगेटिव है। इनफैक्ट हमारा सेल कॉल है दोनों स्टॉक्स पर, भारतीय एयरटेल और अपना आइडिया पर। आरकॉम हम लोग कवर नहीं करते हैं तो उस पर कॉल नहीं है। चलिए, तो टेलीकॉम स्टॉक्स पर सेल कॉल है, लेकिन ज्यादा अहम यह कि बाय कॉल्स कहाँ हैं दलजीत जी के 2016 में? वो कौन से हैं दमदार शेयर जहां पर उन्हें लगता है कि निवेश के मौके बन सकते हैं? इस लिस्ट में सबसे पहले और सबसे ऊपर है कैमलिन फाइन केमिकल्स, बताइए इसके बारे में। अनिल जी, कैमलिन फाइन में 2-3 ट्रिगर पॉइंट्स हैं। एक्चुअली तो ये लंबे अवधि के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहिए, 3 साल के लिए, क्योंकि 18-19 में इनका जो मेजर ट्रिगर पॉइंट दहेज का जो प्लांट, एक नया प्लांट लगा रहे वो वहां पे ट्रिगर पॉइंट बनेगा। बट उससे पहले यहाँ से लेकर के 18-19 तक ये लगातार नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहेंगे। कुछ 5 प्रोडक्ट इन्होंने पहले पिछले साल में ट्रायल रन के लिए दिए हुए हैं, जिनका अब नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि 16-17 में जो है वो अच्छा नंबर देखने को मिलेगा हमें। दूसरी चीज, इस कंपनी के पास अब जो है एक इन्होंने जो यूरोप में एक सब्सिडरी खरीदी थी उसकी वजह से वो टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो टेक्नोलॉजी का जो बेनिफिट है वो दहेज में आपको आगे चल के मिलेगा। तो एक लंबी अवधि में अगर हम देखेंगे कैमलिन फाइन को, तो हमारा एक्चुअली व्यू 3 साल का है, बट नियर टर्म के लिए हम 136 का 1 साल का टारगेट दे रहे हैं, और आने वाले समय में इसमें टारगेट में वृद्धि होती रहेगी जैसे जैसे नए लॉन्चेज आएंगे, प्लस ये जो एक्सपेंशन प्लान होगा। इसके अलावा दूसरा स्टॉक बताइए जो आपको पसंद है अगले साल के लिए। हमने 10 स्टॉक की लिस्ट निकाली है, एक हम आप बात कर चुके हैं। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है वो कैपिटल फर्स्ट लगता है मुझे। ये एनबीएफसी स्पेस में है। इसमें 2 ट्रिगर पॉइंट है। एक तो ये है कि इनका मेजर बिजनेस 2 हिस्सों में हम बांट सकते हैं, एक एसएमई बिजनेस है और एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फाइनेंसिंग का। ये एग्जैक्टली सेम बिजनेस मॉडल है जैसा बजाज फाइनेंस का है, तो दोनों में ही अच्छे ट्रिगर पॉइंट आ सकते हैं। अगर एसएमई फाइनेंसिंग की बात करें, क्योंकि अगर हम इकोनॉमिक रिवाइवल की बात कर रहे हैं और जिस तरह से मेक इन इंडिया और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की बात हो रही है, तो वहां पे एसएमईज को फायदा होगा। और ओवर ये जो कंजम्पशन बूम है जो 7th पे कमीशन की वजह से, तो उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हम देखते हैं कि हमेशा बूम आता है। तो ये दोनों सेक्टर इनके जो है वो अच्छा कर सकते हैं अगले साल में।
कंपनी के एनपीएस रेशो बहुत ही कम है, तो एसेट क्वालिटी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मानना है कि ये कैपिटल फर्स्ट भी अच्छा मूव दे सकता है। फिलहाल हमने 468 का टारगेट दिया है 1 ईयर के लिए, लेकिन ये भी रोलिंग टारगेट ही रहेगा। मैजेस्को एक और स्टॉक है जो मैं देख रहा हूँ आपकी लिस्ट में, और यहाँ पर काफी अच्छी तेजी पिछले कुछ समय में बनी है। क्या अब भी निवेश का मौका है आपके लिए 2016 के लिहाज से? जी अनिल जी, मैजेस्को में इन्होंने जो 2 कंपनियां टेक ओवर करी, कवरऑल और एजाइल यूएस में, तो उसके बाद से इनका जो कैपेबिलिटी टू डिलीवर इन इंश्योरेंस सेक्टर है वो काफी बढ़ गया। अब ये एक पूरी चेन में, वैल्यू चेन में आ गए, यानी कि इनिशिएशन से लेकर के और लास्ट एंड क्लेम सेटलमेंट तक। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये सब सर्विसेज जो है वो क्लाउड बेस्ड सिस्टम पे भी अवेलेबल कराते हैं। ऐसा नहीं है कि और लोग नहीं करा पाएंगे, बट फिलहाल इनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। हमारा मानना है कि अगले 1-2 साल में ये कंपनी, एक तो क्लाइंट बेस इनका जो पहले 30-40 था वो अभी 100-150 हो गया, आने वाले समय में वो बढ़ेगा। दूसरी चीज ये कि जो इनका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है गाइडवायर, उसके साथ जो मार्केट कैप का गैप है वो गैप फुलफिल होगा। वो किस बेसिस पे होगा कि जब आपकी टॉप लाइन बढ़ेगी तो आपका जो स्केलेबिलिटी आने की वजह से मार्जिन्स बढ़ेंगे। कंपनी ने गाइड किया है कि 20-25% CAGR से अगले 2 साल तक ग्रो कर सकते हैं, और पिछले क्वार्टरों में 2 क्वार्टरों में हमने देखा वैसा ही करते हुए, तो हमारा उम्मीद है कि ऐसा ये डिलीवर कर पाएंगे। इसलिए हमें लगता है कि मैजेस्को में बने रहना चाहिए। करीबन 800 रुपए के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा 1 साल का। इसके अलावा फोर्स मोटर, ये एक और स्टॉक आपने पिक किया है आपकी लिस्ट पे, मैं देख रहा हूँ। एक बेहतरीन रैली स्टॉक में देखने को मिली है। क्या लगता है ये रैली अगले साल भी कंटिन्यू रहेगी? ये भी अगले 3-4 साल का व्यू के हिसाब से हमने लिया है। बेसिकली यहाँ पर जो थीम है वो ये है कि 2 स्टॉक, इनके भी 2 बिजनेस सेगमेंट्स है। एक ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स का बिजनेस है जिसमें ये मर्सिडीज और BMW के लिए इंजन्स को असेंबल करते हैं, और दूसरा बिजनेस है टेम्पो ट्रैवलर, बसेस, स्कूल बसेस वगैरह का। दोनों ही बिजनेस में अच्छे ट्रिगर पॉइंट्स हैं। एक तो आप देखिए कि जो लग्जरी कार मार्केट इंडिया की किस तरीके से ग्रो कर रही है, और जैसा आपके ओवरड्राइव शो में हमने कई बार देखा कि मर्सिडीज और BMW अगले 2016 में बहुत सारे लॉन्चेस भी करने वाले हैं, तो वो सबका बेनिफिट इन कंपनी को मिलने वाला है। हमारा मानना है कि ये एक एवर ग्रोइंग स्टोरी है जो अगले 3-4 साल लगातार चलेगी, तो वो बिजनेस में काफी बड़ा पोटेंशियल है। दूसरी चीज जो ये ट्रैवलर वाला बिजनेस है जिसमें बसेस वगैरह, स्कूल बसेस, एम्बुलेंसेज, आपको पता होगा शायद फोर्स मोटर जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस मेकर कंपनी है, तो और उसमें काफी बड़ा स्कोप और भी है बिकॉज पेनिट्रेशन बहुत कम है। तो ये दोनों बिजनेसेस इनके काफी अच्छे चल रहे हैं। ये हमारा स्टॉक एक्चुअली 2020 सीरीज का स्टॉक भी है, जहां पर हमने 2020 का टारगेट 10,000 का दिया हुआ है, बट अभी 1 साल का अगर हम बात करें तो कुछ 3700 के आसपास का टारगेट हमारा है। ये हमारे स्टॉक 2020 की टीम्स में भी काफी लंबे समय तक ये शेयर आया और काफी अच्छा मुनाफा बनाकर हमारे दर्शकों को फोर्स मोटर्स के स्टॉक ने दिया है। यहाँ पर फंडामेंटल अब भी मजबूत और बेहतरीन तेजी की उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर दलजीत, और आप देखिए स्टॉक आज 4.5% की शानदार मजबूती ऑलरेडी दिखा चुका है। 3% मजबूत कैमलिन फाइन का स्टॉक है। तो ये सारे स्टॉक्स अच्छे एक्शन में दिख रहे हैं, लेकिन अगला स्टॉक भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी वाला है और वो है नेस्को। बताइए दलजीत, क्यों पसंद है आपको और क्या लक्ष्य है इसके लिए? जी, रियल एस्टेट में हम बहुत ही कम गिने चुने स्टॉक करते हैं, नेस्को उसमें से एक आता है। बेसिकली ये तो इसके भी अगेन 2 बिजनेस मॉडल। एक बिजनेस ये है जो बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर, हम और आप सब जानते हैं जो बॉम्बे में रहते हैं कि ये गोरेगांव में जो एक बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है, तो उसकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है एयरपोर्ट के पास और एकदम शहर के बीच में इतनी बड़ी स्पेस विद ऑल काइंड्स ऑफ एम्यूनिटीज। तो वहां पर इनका एक तरीके का मोनोपोलिस्टिक स्टेटस है। एडवांस पेमेंट में काम करते हैं, 25% काट लेते हैं अगर कोई ऑर्डर कैंसिल वगैरह करता है, तो वहां पे एक अच्छा इनका ट्रैक्शन लगातार बनता जा रहा है। पिछले साल में ये बिजनेस थोड़ा मंदा था बिकॉज एग्जीबिशंस नहीं हो रहे थे, मार्केट में काफी मंदी छाई हुई थी, लेकिन आने वाले समय में हमें लगता है कि ये बिजनेस वापस चलेगा। कंपनी के पास इन एनी केस बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर के पास अगले 1.5 साल तक की बुकिंग ऑलरेडी है। जो दूसरा बिजनेस है इनका वो है ये जो इन्होंने उसी जगह पे लैंड जो इनके पास है
वहां पर बहुत सारे आईटी पार्क्स बनाए हुए हैं, बिल्डिंगें बनाई हुई हैं जो रेंट पे दी हुई हैं, तो वो एक एन्यूटी बिजनेस है। वहां पर इन्होंने 2 बिल्डिंगें पहले थी, तीसरी बिल्डिंग चालू हो गई है पिछले 6 महीने पहले। उस बिल्डिंग का फुल रेंट अब, क्योंकि वो फिटमेंट पीरियड और कुछ जो प्रायर रिक्वायरमेंट होती है वो चल रहा था, तो अब वो फुल बिल्डिंग 3 का जो रेंट है वो पूरा आना चालू हो जाएगा नंबर्स में, इसलिए नंबर्स काफी अच्छे दिखाई देंगे। और साथ ही साथ कंपनी ने बिल्डिंग 4 का काम चालू कर दिया है, तो वो अगले 2-3 साल में होगा। कंपनी टोटली डेट फ्री है और बड़ा ट्रिगर पॉइंट यह है कि इन्होंने बॉम्बे गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एफएसआई बढ़ाने की बात की है। अगर वो एफएसआई मिल जाता है तो ये इनके पास जो है वो 3 गुना ज्यादा बड़ा काम करने की क्षमता हो जाएगी। तो हमें लगता है कि ये भी अगेन आपके पोर्टफोलियो में अगले 3-4 साल तक ये स्टॉक रहना चाहिए। नियर टर्म में हम इसको करीबन 1800 का टारगेट दे रहे हैं और आगे चल के जैसे जैसे ये एन्युटी इनकम बढ़ती रहेगी तो ये टारगेट भी बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, और अगर एफएसआई बढ़ती है तो इस शेयर में एक बहुत ही बेहतरीन रेटिंग हो जाएगी, एक बढ़िया वैल्यू पे कहिए। दलजीत जी की तरफ से, दलजीत जी ये बताइए, एनटीपीसी एक पावर कंपनी, सरकारी पावर कंपनी को भी आपने चुना है, इसके पीछे वजह क्या है और कहां तक जा सकता है ये? जी हाँ, पिछले 4-5 साल बाद हेमंत जी ये वापस रडार पे सब इन्वेस्टर्स की आना शुरू हुआ है। कंपनी हमेशा से अच्छी थी, इंडिया की सबसे बड़ी पावर कंपनी, मगर ऑलवेज कभी रिटर्न दिया नहीं, इसलिए लोग इसको हमेशा पीछे ही रहते थे। अभी अगले 2-3 साल में इसमें क्या ट्रिगर पॉइंट बन रहा है, तो एक तो ये कि आज की डेट में एनटीपीसी की 45,000 मेगावाट करीबन पावर कैपेसिटी है और अगले 3-4 साल में करीबन 23,000 मेगावाट ऐड होने वाला है, जिसमें से 15,000 करीबन जो है, यानी कि 1/3 कैपेसिटी जो है वो रेगुलेटेड है और वो इनके नंबर्स में दिखना शुरू हो जाएगी अब से लेकर के 2019 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 60% रेगुलेटेड इक्विटी बढ़ जाएगी कंपनी की। ये एनटीपीसी को फायदा ये है कि इनको मिनिमम 15.5% की गारंटेड रिटर्न मिलता है, जो रिटर्न ऑन इक्विटी फिक्स मिलता है, तो वो इनको आना शुरू हो जाएगा अगले 3 साल में, ये 15,000 एक्स्ट्रा कैपेसिटी के ऊपर। दूसरी चीज ये कि ये कंपनी के साथ कोल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा का सारा 90% कोल इंडिया से आता है, बाकी जो 10% आता है वो इम्पोर्ट से आता है और पूरा का पूरा पास थ्रू है, तो कोल का दाम घटे या बढ़े वो सारा का सारा इनको आगे पास ऑन करना होता है, तो इनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। स्टॉक जो पिछले 3 साल से नहीं काम कर रहा था, वो सीईआरसी ने कुछ नॉर्म्स चेंज किए थे, एफिशिएंसी के नॉर्म्स, जिसकी वजह से इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी घट गई थी। अब वो बेस इफेक्ट खत्म हो गया, तो अब ये, और कंपनी ने पिछले साल में हमने 2-3 क्वार्टर में देखा कि काफी अच्छा काम भी किया, एफिशिएंसी भी बढ़ाई, तो आने वाले समय में ऐसा लगता है कि ये रिटर्न ऑन इक्विटी भी बेटर होगी और ये जो नए इंक्रीमेंटल प्रोजेक्ट्स आएंगे उनका बेनिफिट मिलेगा। और स्टॉक की अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो आज की डेट में भी केवल 1.1 टाइम बुक वैल्यू पे है, तो विच इज वेरी चीप, इसलिए इसको लेना चाहिए। चलिए, लेकिन इस बीच कावेरी सीड्स के स्टॉक पर नजर रखिए, जहां पर पूरी की पूरी रिकवरी होती दिख रही है। इनफैक्ट कैश मार्केट में देखिए, जो स्टॉक 4-4.5% कमजोर था, अब रिकवर होकर 4% ऊपर आ चुका है। दिन के उच्चतम स्तर पर आया, जो वायदा कारोबार में 8% की कमजोरी थी, पूरी की पूरी रिकवरी हो चुकी है, तो निचले स्तर से 8-9% से ज्यादा रिकवर होता हुआ दिखा है कावेरी सीड का स्टॉक। तो काफी रोलर कोस्टर राइड और वायदा कारोबार के बैन में होने के बावजूद 9% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा। लेकिन फिलहाल वक्त है दलजीत से विदा लेने का। शुक्रिया दलजीत, 2016 की ये बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और निफ्टी आ चुका है दिन के उच्चतम स्तर पर 7,900 पर इस वक्त, और बेहतरीन खरीदारी बाजार में हफ्ते के पहले दिन। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। प्रियंका अब हमारे साथ जुड़ेंगी, जो बताएंगी कमोडिटी बाजार आज किस तरह से खुल रहे हैं और आपके सवालों के जवाब भी देंगे हम ब्रेक के बाद। नमस्कार।